नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। अभी वो फैसला नहीं है, अभी फैसला फाइनल जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वो अभी आना बाकी है। लेकिन जो कुछ भी अपने अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लेकर दोनों ही पक्ष यानी सरकार भी और पिटिशनर्स भी यानी मुस्लिम पक्ष इसलिए कि ज्यादातर याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की ओर से थी। याचिकाकर्ता भले ही कोई रहे हों लेकिन उसमें मुस्लिम पक्ष का ही इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि वक्फ की संपत्तियां मुस्लिम पक्ष से ही संबंधित है। तो दोनों ही पक्ष इसको अपनी जीत बता रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई बहुत इसको बड़ी जीत नहीं बताया जा रहा है, लेकिन राहत जरूर बताई जा रही है। सरकार इसको कैसे अपनी जीत बता रही है वो भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर इस अंतरिम आदेश को माना जाए कि ये इस तरह का फैसला कोई होगा तो इसका जो निष्कर्ष दिखाई पड़ता है वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को राहत देने की या संतुष्ट करने की कोशिश की है। कैसे की है? पहली बात तो ये कि सरकार के पक्ष में यही अपने आप एक बड़ा फैसला है कि ये पिटिशनर्स ने इस पूरे कानून को चुनौती दी थी। कानून की जो बनाए जाने की प्रक्रिया है उसको लेकर कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठे थे कि संविधान के तमाम प्रावधानों का ये उल्लंघन करता है। लंबी चौड़ी बहस हुई थी, उस बहस के बारे में आपको पता है। उस दौरान हमने इस पर द ग्राउंड रिपोर्ट पर भी चर्चा की थी। और इसके अलावा एक तो इसकी संवैधानिकता पर कि यह कानून संविधान के तमाम प्रावधानों का उल्लंघन करता है। दूसरे, ये कानून जिस तरीके से संसद में लाया गया है, जिस तरीके से ये जेपीसी में गया, जिस तरीके से ये फिर दोबारा संसद में लाया गया, पास किया गया, कानून बना है, वो प्रक्रिया भी जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है उनका उल्लंघन करता है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लगता है कि अभी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है इस अंतरिम आदेश में। महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इस कानून को असंवैधानिक नहीं बताया है, तो ये सरकार के लिए एक बड़ी राहत है। यानी कानून की संवैधानिकता पर जो सवाल उठ रहे थे तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है और कहा है कि यह कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। यानी पूरी तरह से संसद की द्वारा बनाए गए कानून को इतनी आसानी से निरस्त नहीं किया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है, और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस फिलहाल नहीं है। तो सरकार के लिए एक बड़ी राहत है निश्चित तौर पर। लेकिन जो याचिकाकर्ता थे यानी जिन लोगों ने इसको चुनौती दी थी इस कानून को, उनके लिए भी राहत की बात है, ये पक्ष कह भी रहे हैं। और जो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का है उसमें ये दिखाई भी पड़ रहा है। वो कैसे दिखाई पड़ रहा है आप इस तरीके से देखें कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट था मुझको जो लगता है, मैंने भी इस पूरी बहस को भी देखा था सुप्रीम कोर्ट में भी, जब कानून बन रहा था, जेपीसी में भी गया था, और ये प्रक्रियागत जो सवाल उठे हैं निश्चित तौर पर वो बहुत गंभीर सवाल है। जेपीसी में डिसेंट नोट्स का संज्ञान तक नहीं लिया गया और कह दिया गया कि कोई डिसेंट नोट नहीं आया। यानी जेपीसी ने एक तरीके से झूठ बोला है कि जेपीसी की मीटिंग्स में क्या हुआ है अपनी रिपोर्ट में, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं तवज्जो दी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी जब उसका फाइनल आदेश आएगा तब उसमें क्या होता है ये विस्तार से उसके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन अंतरिम आदेश के बिंदुओं की अगर हम बात करें तो जो सबसे गंभीर आपत्ति थी वो ये थी कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं है। यानी अगर उस पर सरकार ने दावा ठोक रखा है, वक्फ बोर्ड भी कह रहा है कि ये वक्फ की संपत्ति है, उसको तय करने का अधिकार दिया है। यानी वक्फ की संपत्ति और सरकार के बीच, सरकार अगर अपना दावा कर रही है, दोनों के बीच अगर विवाद होता है तो जो ये संशोधित कानून था जो सरकार ने पारित किया था पिछले दिनों, उसमें जिले के कलेक्टर को यह अधिकार दिया था कि वो ये तय करे कि ये संपत्ति वक्फ की है या सरकार की है। और जिले का कलेक्टर जब जो फैसला दे देता फिर वो फाइनल हो जाता, रेवेन्यू में वही दर्ज हो जाता और उस पर फिर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकती थी। तो यह सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट था जो इस कानून में लाया गया। जब इस पर बहस हो रही थी तब भी इस पर चर्चा की गई, लेकिन सरकार को लगा कि वो पारित करा लेगी, पारित करा भी लिया।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि नहीं, ये तो तमाम जो संवैधानिक प्रावधान है उनको ही दरकिनार कर दे रहा है, यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उस सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दे रहा है। जो संस्था खुद पार्टी है वही संस्था किसी मुकदमे की सुनवाई करेगी, तो फिर यह सोचा जा सकता है कि वो किसके पक्ष में फैसला देगी। अनबायस्ड वो नहीं रह सकती है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है कि नहीं, ये ठीक नहीं है और ये बेहद मनमाना ये पॉइंट है। ये जो धारा 2C जिसको जो कानून है उसकी धारा 2C ये कह रही है, यानी कलेक्टर ये संपत्ति के अधिकार को तय करेगा, इस पर रोक लगा दी कि ऐसा नहीं होगा और ये मनमाना है। दूसरी बात यह है कि जब तक नामित अधिकारी की रिपोर्ट दाखिल नहीं हो जाती तब तक संपत्ति को वक्फ का ना माना जाए। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, यानी स्थगित कर रखा है, स्टे कर रखा है। इसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जो संपत्ति है उसको वक्फ कर रहा है, वो दान में दे रहा है। वक्फ संपत्ति का मतलब होता है कि वो दान कर देता है और उस संपत्ति का इस्तेमाल धर्मार्थ कार्यों में होगा, सामाजिक कार्यों में होगा, इस तरह से, यानी जन कल्याण में होगा, धर्मार्थ कार्य में और जन कल्याण में उसका इस्तेमाल होगा, उससे जो कुछ इनकम होगी वो वक्फ होती है। तो जो व्यक्ति वक्फ कर रहा है उसको कम से कम 5 साल से मुस्लिम होना जरूरी है। ये भी एक प्रावधान था इसमें, जो नया कानून बना है इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी है। इसको भी सही नहीं लगा सुप्रीम कोर्ट को। और ये भी जो आपत्ति जताई जा रही थी जिन प्रोविजंस पर, उनमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी था। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो तीसरी बात है, वो ये है कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और जो राज्यों के वक्फ बोर्ड है उनमें गैर मुस्लिमों की नियुक्ति तो हो सकेगी। गैर मुस्लिमों की नियुक्ति का प्रावधान है इसमें, जिस पर आपत्ति थी मुस्लिम संगठनों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गैर मुस्लिमों की नियुक्ति तो हो सकती है, लेकिन वक्फ काउंसिल में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं, उसमें 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। और राज्यों के वक्फ बोर्ड में जिसमें 11 मेंबर होते हैं उनमें 3 से ज्यादा नहीं होंगे। कहने का मतलब ये कि जो वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए जो काउंसिल होती है, जो उनकी देखरेख करती है और जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों का बहुमत होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें गैर मुस्लिम नहीं होंगे, गैर मुस्लिम भी होंगे। तो मुस्लिम समुदाय को इस बात पर आपत्ति थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक ऐसा फैसला दिया है, एक ऐसी बात कही, आदेश दिया है कि उसमें हो सकते हैं, लेकिन बहुमत जो होगा वो गैर मुस्लिमों का ही होगा। इसके अलावा जो उसकी जो सीईओ होगा वो गैर मुस्लिम नहीं, मतलब कोशिश की जाएगी या ये ध्यान रखा जाएगा कि मुस्लिम ही हो, लेकिन गैर मुस्लिम ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके तहत सीईओ होगा, यानी जो कार्यकारी अधिकारी होगा उस गवर्निंग बॉडी का, वक्फ बोर्ड की, वो कोशिश की जाएगी कि मुस्लिम ही हो, ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गैर मुस्लिम नहीं हो सकता है। तो ये एक तरीके से सरकार के पक्ष का है। अब सरकार कितना ध्यान रखती है नहीं रखती है वो उसके विवेक पर निर्भर करेगा। लेकिन जो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है, अब देखा यह जाए कि तो वक्फ कानून पहले से है, पहले से ही बने हुए हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात थी रजिस्ट्रेशन की, कि बिना कोई रजिस्ट्रेशन हुए वक्फ में नहीं माना जाएगा। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इस प्रोविजन में कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन रहा है, प्रावधान रहा है, पुराने कानूनों में भी रहा है। तो लब्बो-लुआब ये कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन आपत्तियों को तो नोटिस में लिया है और वो समझा भी है कि आपत्तियां जो दर्ज कराई जा रही थी वास्तव में वो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती हुई दिखाई पड़ रही थी। बहुत सारे उसमें जो मौलिक अधिकारों के प्रावधान है वो भी, उनका भी इसमें उल्लंघन होता दिखाई पड़ रहा था, जो सारे तर्क दिए गए थे। तो उनमें कई चीजों पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये वो बिंदु है जिन पर सबसे ज्यादा आपत्ति थी। तो एक तरीके से अगर इसी तरह से फैसला आता है तो ये मांग कि पूरा का पूरा कानून खारिज हो जाए, ये तो अस्वीकार कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और पूरा का पूरा कानून गैर संवैधानिक है, अब वो भी अस्वीकार कर दिया गया, यानी उसको नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन
कई प्रोविजंस ऐसे हैं जिन पर आपत्तियां जो दर्ज कराई जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर अपनी सहमति दे दी है। यह साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो पूरी तरह से अगर सरकार को यह लग रहा है कि उसकी ये जीत हुई है, तो बिल्कुल जीत नहीं हुई है, क्योंकि ये जो प्रावधान है इन पर सरकार अड़ी हुई थी और ये आरोप लग रहे थे कि इन्हीं के जरिए सरकार संपत्ति को, वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की कोशिश कर रही है। ये आरोप ऐसे हल्के फुल्के नहीं थे। अब आप मान लीजिए कि कहीं पर विवादित संपत्ति है, विवादित संपत्ति कभी भी हो सकती है, और वहां पर फैसला कौन देगा? कलेक्टर देगा। और कलेक्टर क्या दे देगा कि ये तो बिल्कुल सही है, ये तो सरकार की संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है ही नहीं, तो हो गया वो। और ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं जो विवादित हैं। दूसरी बात ये कि जब तक किसी नामित अधिकारी की रिपोर्ट दाखिल नहीं हो जाती तब तक उसको वक्फ माना ही नहीं जाएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो निश्चित तौर पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने, जो पिटिशनर्स हैं, उन लोगों ने भी इसको बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री कहा है, संतोषजनक कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ऐसा लग रहा है कि अगर यही उसका फैसला होता है तो उसमें उसने दोनों ही पक्षों के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये भी स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि सरकार अगर संसद के जरिए कोई मनमाना कानून जबरन थोपने की कोशिश करेगी तो जो चेक्स एंड बैलेंसेस बने हुए हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी के लिए बना हुआ है, वो उसकी निगरानी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सरकार के और संसद द्वारा बनाए गए कानून को पूरी तरह से मनमाने तरीके से अगर वो बनाया जा रहा है तो उस पर आंख मूंद लेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट पर जो भरोसा है लोगों का, इस अंतरिम आदेश से वो बढ़ा ही है, कमजोर नहीं हुआ है कहीं से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दें।